नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप सिंह। देवभूमि पर चर्चा में आज बात होगी हिमाचल प्रदेश के उन हजारों लोगों की जो आपदा की मार झेल चुके हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश से मॉनसून जो है वो रुखसत कर चुका है, लेकिन अब एक और चैलेंज इन प्रभावितों के लिए सामने है, वो है हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली सर्दियां। और कहीं ना कहीं इसी मामले पर आज हम देवभूमि पर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष से भी बातचीत होगी, विपक्ष से भी बातचीत होगी और इन प्रभावित इलाकों से प्रभावित लोगों के साथ भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो लोगों को सड़कों से जोड़ना है और जहाँ पर सड़कें टूट गई है उनको ठीक करना है। बट ऑल्सो एक सरकार जो है वो एक कलेक्टिव तरीके से चलती है, वो अंडर दी लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब मिलकर इस पर कार्य करेंगे निश्चित तौर से। जैसा आपने भी चिंता व्यक्त करी है कि खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं और ट्राइबल एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंड का आगमन शुरू हो गया है, वहाँ पर उनको कंफर्ट मिले। वहाँ पे उनको खास करके जिनके घरों का नुकसान हो गया है उनको अभी तो सरकार ने वैसे भी उसमें घोषणा करी है कि उनको रेंट दिया जाएगा और वो 6,000 रुपये या 7,000 रुपये, मुझे पूरा फिगर याद नहीं है, मगर उनको रेंट दिया जाएगा रहने के लिए, जहाँ पर भी वो अपना मकान उस पर लेना चाहते हैं, किराए पे लेना चाहते हैं। तो वो किया जा रहा है। इंडेफिनेट पीरियड के लिए तो नहीं होगा, मगर एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो भी हमने शुरू किया है। ये भी हमको देखना ज़रूरी है कि हमको लैंड आइडेंटिफाई हो और वहाँ पे फिर उनको जिस भी हिसाब से जो तय मापदंड है, 1 बिस्वा या 2 बिस्वा, 1.5-2 जितना भी मिलता है वो उनको दिया जाए, ताकि वहाँ पे उनको आने वाले समय में मकान उनके जो है वो बनाए जा सके। कहते हैं कि हमारे लगभग 1100 के आसपास ऐसे घर हैं जो कि आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आपकी अगस्त और सितंबर की शुरुआत में बारिश हुई थी, उसमें से लगभग 192 लोग थे जिन्हें अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा था, आइदर घर पूर्ण रूप से डैमेज हो जाने के कारण या फिर घर जो है वो रहने के लायक ना होने के कारण। तो उसके लिए ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना पेश करनी पड़े, तो हर एक पंचायत के अंदर जो भी हमारे पास सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को लगभग 100 परिवारों ने उपयोग किया है और बाकी जो लोग हैं वो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या उनके कोई दूसरे घर हैं या पड़ोसी के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंतर्गत ऐसे सभी विस्थापित परिवारों को जब तक कि वो अपने घर पे वापस नहीं चले जाते हैं तब तक रूरल एरियाज़ में 5,000 रुपये प्रति माह की राशि ओवर एंड अबव जो बाकी रिलीफ उनको मिलना है, और अर्बन एरियाज़ में 10,000 रुपये प्रति माह की राशि ऐसे परिवारों को जो अफेक्ट हुए उनको दी जा रही है। 2004 से लेकर NHPC ने अपना काम शुरू किया। यहाँ पे हैवी प्लास्टिंग के कारण हमारे गांव में बहुत सारी दरारें आई और कुछ समय बाद यहाँ पर भूवैज्ञानिक की एक टीम आई थी जिसने जीवा गांव को डेंजर जोन में घोषित किया था और इन्होंने डेंजर जोन में लेने से कोई पूरा कोई भागीदारी हमारे यहाँ पर नहीं निभाई। अभी भी भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट इनसे चाहिए जिसके कारण हम इनको बता सकते हैं कि हमारे को जीवा गांव में डेंजर जोन में घोषित किया जाए और हमारी दरारें घर में रहने के लिए सुरक्षित जगह दी जाए और घर में एक भी रूम या कोई एक घर पूरे गांव में एक भी घर सुरक्षित नहीं है जो कि पूर्ण रूप से जहां पर रह सके। मैं जीवा गांव से हूँ जी। मेरे घर में दरारें पड़ी थी पहले NHPC के यहाँ ब्लास्टिंग हुई जी। वो जब ब्लास्टिंग हुआ हैवी ब्लास्ट, उससे हमारे घर में हल्की हल्की दरारें आई जी। तो उसके बाद हमने NHPC को बोला जी, फिर इन्होंने मौका किया, फिर कुछ घरों की उन्होंने पेमेंट करवाई जी। हमारी दरारों की आज तक कोई बात नहीं हुई जी। फिर हम 2005-6 से इनके पास लगे रहे। अब मेरा अनुरोध है कि प्रशासन NHPC को बोले कि यहाँ की जॉइंट इंस्पेक्शन की जाए, एक बार पूरा मुआयना किया जाए। उसके मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट भी है जी। तो हमारा गांव 50 मीटर की दूरी पर पावर हाउस के साथ है जी, और जब से इनका काम चल रहा है तो हमारे घर में काफ़ी दरारें आई जी। तो ये हमारे घर के नीचे जो इतनी भी टंडड़े 15-20 टंडड़े नीचे पावर हाउस की कटिंग जब अंदर को कर रहे थे तो 20-25 टंडड़े अंदर है जी। तो हम पूरा गांव टंडड़ों के ऊपर ही है जी। तो हमारे घरों में
जब इनकी ब्लास्टिंग हो रही, जब कटिंग हो रही थी इस पहाड़ों की, तो हैवी ब्लास्ट से हमारे गांव में काफ़ी बहुत सारी दरारें आई जी। तो फिर हमारे यहाँ कुछ गांव वालों को इन्होंने पैसे भी दिए जी, अपनी वजह से मान गए थे कि हमारा है, बोला जो बाकी होगा हम बाद में कर लेंगे। तो आज तक कुछ नहीं हुआ जी। जब इन्होंने अपनी टरबाइनें चलाई जी, हमारे जो गांव में दरारें पड़ी है ये NHPC की वजह से पड़ी है, क्योंकि 2004 से NHPC का कार्य जब से शुरू हुआ तो हमारे गांव में उस टाइम से दरारें पड़ रही है। अब इनकी जब ये टरबाइनें चली तो हमारी जो मकान की दरारें है और बढ़ रही है। तो अब हमारे को इस गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। शुरू किया और उन्होंने हैवी ब्लास्टिंग, बहुत ही हैवी ब्लास्टिंग की और पावर हाउस के कार्य में बहुत हैवी ब्लास्टिंग की और हैवी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ गई और बहुत से लोगों को इन्होंने 7-8 लोगों को इन्होंने पेमेंट भी मकानों की कर दी। और उसके बाद जब हमने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे मकानों की क्षति हो रही है, और उन्होंने एक टीम को लाया और पावर हाउस पे, और उस दिन बिल्कुल लाइट ब्लास्टिंग करके ये साबित कर दिया कि हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जब वो टीम चले गई उसके बाद वैसे ही वो ब्लास्टिंग करते रहे और सारे मकानों में दरारें पड़ गई है। और इस मामले में 2004 से लेकर 2025 तक हमसे लड़ रहे हैं, परंतु ये इन पर हमारी बात को बिल्कुल से नहीं मान रहे हैं। तो आपने देखा हिमाचल प्रदेश में जो ये बारिशें हुई, इसकी वजह से 4,881 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। 20 जून से लेकर 24 सितंबर तक 454 लोगों की मौत हो चुकी है, 674 पक्के और 1064 कच्चे मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और इन्हीं मामले पर अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवभूमि में चर्चा के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक हैं नरेंद्र जी, जो कि पूर्व उप प्रधान हैं सेंज से, और दूसरे हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि चंबा से हैं और प्रभावित हैं। तीसरे मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल शिमला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी से जान लेते हैं। नरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेंज में इस वक्त आपदा प्रभावित कितने लोग हैं और क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर, सेंज गली में तो बहुत है जी। हमारा पड़ता है सेंज से पीछे जी 10 किलोमीटर ग्राम पंचायत तलाड़ा। तो हमारे यहाँ पर कम से कम 80 घर ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जी। बाकी 40 घरों में बिल्कुल वो भी है, दरारों में आ गए है। वो भी सर 2023 में बाढ़ आई ना जी, हमारी ग्राम पंचायत तलाड़ा के सामने इन NHPC वालों ने अपना रेजिडेंस कॉलोनियां बनाई हुई है जी। तो अपनी साइड को इन्होंने कंक्रीट की दीवारें लगाई और जो हमारी साइड का भूमि कटाव हो गया जी जब बाढ़ आई। तो अब 2025 में ही हमारा पूरा ये तो 4-5 गांव बैठ गए यहाँ पर ही, ना जगह जमीन बची, रोड बंद रहे सब। 2 महीने हो गए जी। लोगों की का जीना तो ये जो प्रभावित लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये लोग कहाँ रह रहे हैं? तंबुओं में रह रहे हैं या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन्हें शेल्टर होम दिए गए हैं? किस तरीके की मदद अब तक पहुंच पाई है? जी नरेंद्र जी। सरकार की तरफ से रहने के लिए कोई कुछ नहीं हुआ ये। एक तरपाल दी हुई है 10-10 हजार रुपए और रात दी। तो सर्दियों का तो मौसम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके से आपके इस इलाकों में रहता है? तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार को? जो है तुरंत तौर पर आप सब प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए, क्या कहेंगे? सर, हमारी तो सरकार से विनती रहेगी, यहाँ सर्दी बहुत होती है, लोगों को रहने की व्यवस्था हो कुछ, तो नहीं तो लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे भी। बिल्कुल नरेंद्र जी, चलिए चंबा का रुख कर लेता हूं। वहां से मोहम्मद अजरुद्दीन जी जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रभावित हैं। अजरुद्दीन जी, जिस तरीके से आपने देखा कि सेंज में लोग अभी परेशान हैं, आपदा बेशक जो है बरसात में शुरू हुई थी लेकिन अभी थमी नहीं है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। आपके चंबा में आप किस तरीके से प्रभावित हैं और आपके आसपास के लोग किस तरीके से प्रभावित हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा कि जिला चंबा के मैं ग्राम पंचायत बरंगाल का रहने वाला हूँ और गांव का नाम है जी साला। और अभी
24 अगस्त से जो बारिश शुरू हुई थी उसकी वजह से आधे से ज्यादा जो गांव है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और जो प्रभावित हैं हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर लोग जो हैं वो गांव में ही रह रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई पूरी व्यवस्था उनके रहने की नहीं की गई है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि आसपास के जो गांव के लोग हैं तो वो टूरिज्म की बिल्डिंग में रह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। लेकिन सरकार की तरफ से अभी आप देख सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और रहने की जो है लोगों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है सरकार और प्रशासन की तरफ से। बरसात अभी पूरी तरह से तो सरकार तो कह रही है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि किराए के मकान में आप रह सकते हैं और उसका खर्चे का वहन जो है वो हिमाचल सरकार करेगी। तो क्या प्रशासन के अधिकारियों ने आपसे बातचीत नहीं की? सर अभी तक जो है मोहम्मद अजउद्दीन जी, मैं बात करूं तो सर यहाँ पर कुछ एक अधिकारी तो आए, लेकिन आसपास के गांव की अगर बात करूं मैं सर तो वहां पर अभी तक जो है वो उच्च अधिकारी उन गांव में पहुंचे तक नहीं है, क्योंकि रास्ते खराब थे। पहले तो रास्ते खराब थे लेकिन अभी रास्ते जो हैं वो काफी हद तक दुरुस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी है जो है वो उच्च अधिकारी गांव में नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। लोगों की प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से जो ग्रामीण है हमारे हम सबको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही गंभीर मामला है जिसे आज हम देवभूमि पर चर्चा में इस वक्त सरकार के सामने रख रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी शिमला से भी अंकुश डोभाल जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास दोबारा आऊं, मैं उससे पहले अंकुश का रुख करना चाहूंगा। अंकुश, आपने सुना दोनों जिला के प्रभावित लोग क्या कह रहे हैं? क्या सरकार ये बातें सुन पा रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि आपदा में सरकार जो है वो हर प्रभावित हिमाचलियों के साथ है, लेकिन अभी आपदा कम नहीं हुई है। एक तरफ जो बारिश की आपदा थी, मॉनसून चला गया, लेकिन अब सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी है। सर्दियां तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये प्रभावित लोगों का होगा क्या? अंकुश। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई और जगह जगह पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, लोग बेघर हो गए, उसकी वजह से आज तक जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, राज्य भर में सर्दियां आने वाली है और हम देख रहे हैं कि मौसम कितना ठंडा हो रहा है और जब लोगों को तिरपाल के अंदर रहना पड़ रहा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुल्लू की सैंज घाटी की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 80 ऐसे परिवार हैं जो अब भी बाहर अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं और यहाँ पर लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी उनके लिए जो है उनकी व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार दावे तो कर रही है, वादे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह अधिकारियों का फील्ड पर ना होना माना जा रहा है और क्योंकि अधिकारियों की ओर से ही सरकार को तमाम रिपोर्ट दी जाती है और रिपोर्ट में सब कुछ दुरुस्त बताया जाता है और अपने काम को 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन प्रभावितों से हम सुन रहे हैं संदीप की किस तरह की स्थिति उनके इलाके में है और क्योंकि सर्दी आने वाली है और सर्दियों में ये लोग किस तरह से इन तिरपालों में रहेंगे, अस्थायी शिविरों में रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों को भी सुनने की जरूरत है कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार ने बड़े काम तो किए लेकिन जहाँ जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, लेकिन जहाँ जो लोग रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाए हैं और इस तरह अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं, इनके लिए जल्द से जल्द इंतजाम किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा संदीप, पहाड़ों पर ठंड बढ़ेगी और परेशानी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हाल ही में मानसून गया है लेकिन मानसून के बाद राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मानसून के तुरंत बाद ऐसा लग रहा है कि राज्य भर में जो सर्दियां हैं, विंटर्स है, वो भी आ गए हैं और इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र का भी ये कहना है कि दोपहर के तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम हुए हैं। सुबह और शाम के तापमान में भी गिरावट आई है, तो निश्चित तौर पर जो लोगों की परेशानी है वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है और इस परेशानी को कम करने का जिम्मा सरकार और प्रशासन के कंधे पर। संदीप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही एक गंभीर मामला है जिसकी वजह से आज हम इस चर्चा को सबके सामने रख रहे हैं। सरकार जरूर सुन रही होगी। इसी मामले पर सत्ता पक्ष से इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चेतराम ठाकुर, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब। बेशक आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी इस चर्चा में चंबा से और
कुल्लू जिला से प्रभावित इलाकों से लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जमीनी हकीकत बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जरूर उनको मदद पहुंची, लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। सर्दियां आ रही हैं, अब भी लोग तंबुओं में ठहरने को मजबूर हैं, शेल्टर होम में ठहरने को मजबूर हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार जो है वो इस मामले को लेकर गंभीर है? चेतराम ठाकुर जी, ये बात ठीक है कि इस दफे की जो त्रासदी आई है वो बहुत भयानक रूप से आई हुई है और इसमें जो पानी का बहाव, खड्डों के किनारे जो मकान, नदी नाले इतने ज्यादा तेज आए जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान जो है जीवन का किया, जमीनों का किया, बगीचे, सड़कें, बिल्डिंग्स और जान माल की बहुत बड़ी तबाही की है। और निश्चित रूप से सरकार इसमें निश्चित रूप से गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपदा इतनी बड़ी है, इतनी, आज हम एक सड़क के वो ठीक करते हैं, फिर दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है। लगातार सरकार के प्रयास चले हुए हैं। सरकार ने जगह जगह पर राहत कैंप लगाए हुए हैं और बिल्डिंग के लिए, जहाँ पर जिन लोगों के मकान खत्म हो गए, टोटली लॉस हो गए, उनके लिए किराए के लिए 5,000 रुपए, गाँव में 10,000 रुपए, शहरों में ऐसी व्यवस्था करने की सरकार समय समय पर कोशिश कर रही कि जिस किस्म की आपदा आई है उस किस्म से सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपदा इतनी ज्यादा है, पूछो मत। ऊपर वाले से हम तो देवी देवता से, हम तो देवभूमि के रहने वाले आदमी हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें सभी को ऐसी ताकत दे ताकि ये इस आपदा को निपटने के लिए हम सक्षम हो जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। चेतराम ठाकुर जी, आप तो खुद सिराज विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आपका इलाका सबके सामने है कि कितनी बड़ी त्रासदी झेल चुका है और इस वक्त आपके इलाके के हजारों लोग जो हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। एक तरफ आपने जिक्र किया कि सरकार जो है किराए के मकान का जो किराया है उसका वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त चंबा से प्रभावित जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सैन से हमारे साथ प्रभावित जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि गांव के जो इलाके हैं वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पर जो है किराए के मकान मिलते नहीं हैं, कमरे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में चुनौती सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये लोग तंबू में रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे प्रभावित लोगों की मदद सरकार कैसे करेगी? ये बात ठीक है, ये बिल्कुल गंभीर मामला है। हमारा हिमाचल प्रदेश में जब ये आपदा आई तो सबसे पहला इफेक्ट सराज चुनाव क्षेत्र जिस जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर ये हुई। और मैं अपने घर जो है 7 दिन नहीं जा सका, मैं कोई रास्ते नहीं रहे, पुल नहीं रहे, ऐसी स्थिति में समझ सकता हूँ। ये बात भी ठीक है कि जहाँ पर गांव में टोटल लॉस मकान हुए हैं और किराए पे मकान नहीं मिलते, ये बात बिल्कुल सत्य है। और टेंटों का इसमें तो निश्चित रूप से जो टेंटों का है वो इंतजाम करना पड़ेगा और टेंटों के अलावा तो कोई और चारा है नहीं, बल्कि और कोई चारा है नहीं। ये तो जहाँ तो क्या सर्दियां काट सकते हैं टेंटों में ठाकुर साहब? टेंटों में सर्दियां नहीं क्या निकाल टेंट सकते में जहाँ पर बर्फबारी होती है वहां पर ठहरा जा सकता है? देखिए, जैसे हमारे जो बॉर्डर की जो सेना है वो जो रहती है उस किस्म का इंतजाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नेचर के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। कहीं पर मकान हमको किराए पर नहीं मिलेंगे, कहीं पर मिलेंगे, कहीं अगर बर्फीली जगह है, क्योंकि बर्फ में भी लोग रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है वो भी रहते हैं। लेकिन उस किस्म की व्यवस्था, जहाँ का जो स्थान, जहाँ पर जैसी समस्या है, उस किस्म की बात उनके साथ उसी तरीके से उनको डील करना पड़ेगा लोगों को, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। राशन पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं बोलूं, सराज विधानसभा क्षेत्र पहली फर्स्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में ऐसी आपदा आई, लेकिन अभी सारी चीजें, हालांकि सड़कें हमारी रिस्टोर हुई है, पानी रिस्टोर हुआ, बिजली, लेकिन ये सारी टेम्परेरी है। टोटल अरेंजमेंट्स आर टेम्परेरी। तो इसी प्रकार से बाकी हिमाचल प्रदेश में भी लगभग ऐसा ही होगा। ये टाइम लेगा, ये इसको दोबारा उसी शेप में आने के लिए जनाब बहुत सालें लग जाएगी। अगर बार पुटिंग पर काम होगा
और इसमें खर्चा भी बड़ा भारी है। हमारी एक सड़क थी जो बहुत कम पैसों से बनी थी, अब उसमें करोड़ों रुपया लगे। हमने उसी टाइम भेजा है दिल्ली भारत सरकार को, प्रस्ताव भेजा हुआ है, 1 करोड़ समथिंग का वो प्रस्ताव है। अब कब तक आता है, फिर उसके बाद टेंडर होंगे, टेंडर के बाद उसके काम होगा। तो देखो ना, नेचुरली अभी तो सैंक्शन ही नहीं आई, तो इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 इयर्स लगेंगे एक सड़क जो मंडी जिंजाली सड़क है। तो इसी प्रकार से बाकी हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे मोटी सड़कें होगी, तो वो लेगी 4-5 साल तो निश्चित रूप से लेगी, अगर इमीडिएट पैसा आता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि पैसे की कमी है, वो केंद्र से कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है 1500 करोड़ रुपया वो देंगे, वो किस रूप में देंगे, किस लिए देंगे, वो भी देखा जाना। स्टेट की हालत इतनी बेहतर नहीं है, फाइनेंशियली हालत। आपको लगता है कि इस वक्त जो लोग खुले में ठंड में ठहरने को मजबूर हैं, उन तक जो है तुरंत प्रभाव से सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए? ये मामला गंभीर है। बिल्कुल 100% डिप्टी कमिश्नर्स को, हर डिप्टी कमिश्नर का ये दायित्व है, हर एसडीएम्स का प्रदेश में ये दायित्व है। जहां भी इस किस्म के नुकसान है, उनको वहां पर तुरंत जाकर के जो भी बेस्ट पॉसिबल है उसको कर देना चाहिए। सरकार के भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, और हमारे जितने भी मंडी जिले का कहीं का भी प्रशासन है, उनकी ये प्राइम ड्यूटी बनती है, जहां भी इस किस्म का नुकसान है तुरंत वहां पर उसको कार्रवाई, जो भी उनके लिए सुविधा हो, राशन है, पानी है, टेंट है, वो कर दिया जाना चाहिए। चेतराम ठाकुर जी, आप तो सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो प्रभावित लोग जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनके इलाकों तक अभी तक अधिकारी पहुंचे ही नहीं है। तो आप समझिए, जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो मदद पहुंचेगी कैसे? नहीं, ये ठीक बात है। ये कौन सा एरिया है, कौन सा चुनाव हल्का है, कौन सा जिला है ये जी? ये चंबा से हमारे साथ मोहम्मद अजरुद्दीन हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी बात जब रखी तो उन्होंने कहा कि उनका इलाका। जी मोहम्मद अजरुद्दीन जी, इस वक्त आपको सत्ता पक्ष से चेतराम ठाकुर जी सुन रहे हैं, आप एक बार अपनी समस्या बता दीजिए। जी जी संदीप, मैं कहना चाहूंगा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का जो है मैं निवासी हूं, और ग्राम पंचायत बरंगाल और गांव साला में जिला चंबा में सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से जो है कोई भी मदद अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, और जो जितने प्रभावित हैं वो या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे हैं या पड़ोसियों के यहाँ पे रह रहे हैं ज्यादातर। कुछ एक लोगों के रहने का इंतजाम जो है वो टूरिज्म की बिल्डिंग है, उसमें कुछ एक लोग रह रहे हैं, 15 से 20 परिवार। लेकिन जो प्रभावित हुए हैं लोग लगभग वो 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए जो है मकान नहीं बचे हैं। सरकार की तरफ से मैं संदीप बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है पूरी तरह से कोई भी मदद नहीं की गई है। हालांकि कुछ एक जो समाज सेवाएं करने वाली संस्थाएं थी, उन लोगों की तरफ से मदद की गई है। राशन की बात कर रहे थे अभी चेतराम जी, वो बात कर रहे थे कि राशन वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास राशन दुनिया भर का पड़ा है। हम कम से कम भी 3 से 4 महीने का हमारे पास राशन जमा हो गया है। लोगों ने जो मदद करी है, जो संस्थाओं ने मदद करी है, 3 से 4 महीने का हमारे पास राशन तो पड़ा हुआ है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है तो हमें मकान की जरूरत है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, और बारिश के कारण जो है अभी ठंड का माहौल बन गया है। ठंड में अब जैसे जैसे अभी आप ही बताओ। नहीं आप एक मिनट प्लीज 1 मिनट, ठीक है? ये तो थैंक गॉड। बिल्कुल, तो चेतराम जी आप बिल्कुल चेतराम जी आप सुन रहे हैं जी। धन्यवाद, क्योंकि ठीक है, राशन के लिए धन्यवाद। लोगों ने दिए 4 महीने का, ये बहुत बड़ा संकट होता है राशन का। हमारे एरिया में राशन खत्म हो गया था, तो बहुत हमने घोड़ों से और पीठ पे उठाया, ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन इन्हीं से पूछो कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज द ऑल्टरनेट, क्या उस इलाके में क्या किया जाए। मैं इस विषय में बात करूंगा सरकार से। जी मैं ये कहना चाहता हूँ चेतराम जी, इन्होंने कहा कि इन्हें मकान की जरूरत है। गांव के जो 5 से संदीप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस जगह पर कि जो गांव के 5 से 7 घर जो बचे हैं अभी तक, तो वो उनमें हल्की फुल्की दरारें आई हैं। वहां पर लोग इकट्ठे होकर के रह रहे हैं 5 से 7 घरों में।
5 से 7 घरों में जो है वो कम से कम भी 8-10 अन्य जो परिवार थे जो प्रभावित हुए थे वो वहां पर रह रहे हैं, और वो भी अब पूरी तरह से जद में आने वाला है। चारों तरफ से गांव में स्लाइड हो रहा है। पिछले कल से जो बारिश शुरू हुई है उसकी वजह से भी हल्की और स्लाइड होना शुरू हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ गांव है उसके लिए और खतरा। बिल्कुल, चलिए नरेंद्र जी सैन से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, उनसे भी उनकी डिमांड सुन लेते हैं। नरेंद्र जी, आप भी अपनी पूरी बात रखिए, तब चेतराम जी आपसे आखिरी में जो है जवाब ले लेंगे। नरेंद्र जी अपनी बात भी रखिए, क्योंकि डलहौजी और चंबा का जिक्र तो हुआ, कुल्लू के सैंज का जिक्र भी होना बहुत जरूरी है। जी नरेंद्र जी, आपकी क्या डिमांड्स हैं? सभी नमस्कार। उनको मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ भी लोगों की बहुत ही हालत खराब है। हमारे गांव में यहाँ जो ग्राम पंचायत तलाड़ा पड़ती है ना, ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं रिश्तेदारों के घर में, कोई टेंट में है, कोई गौशाला में रह रहे हैं। तो यहाँ भी हालत बहुत ही खराब है। ये 2 दिन से दोबारा वो बारिश शुरू हो चुकी है। ये ठंड बहुत हो रही है। बिल्कुल, तो चेतराम ठाकुर जी, आपने चंबा से भी सूरत हाल सुना और जिला कुल्लू के सैन से भी सूरत हाल सुना, तो अब आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके की समस्या आज हम इस देवभूमि की चर्चा में सुना रहे हैं, ये समस्या बहुत गंभीर है। ये डलहौजी की बात भी मुझे ठीक लगती है, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, और सैंज का भी यही है। ठीक है, ये मकानों की समस्या आ रही है, ये थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश है, लेकिन ये डलहौजी है, ये जो सैंज है, और ये इनके बारे में मैं डिप्टी कमिश्नर राज्य सरकार को मैं आज तो 6 बज गए, लेकिन आज बात हुई तो आज ही मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सवेरे जरूर सरकार से बात करूंगा कि या डीसी को बोलूंगा कि वहां पर जाकर के और देखें क्या बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये प्रैक्टिकल बात ये मकान को लेकर के है, ये बहुत गंभीर मामला है। इनके लिए या तो कोई सरकारी बिल्डिंग वहां पर हो, बनी हुई हो, उसको खाली किया जा सकता है, या कोई सरकारी मकान वहां पर हो, उसको खाली किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अब भी हजारों ऐसे लोग हैं जो दूसरी आपदा के लिए जूझ रहे हैं। ये आपदा सर्दियों के सितम की है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अमूमन ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, और जब बर्फबारी शुरू होती है तो अगले 5 महीनों तक हिमाचल प्रदेश के इलाकों में सर्दियां रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यही सर्दियां उन प्रभावित इलाकों में उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं जो अब भी खुले आसमान के नीचे तंबुओं में या फिर शेल्टर होम्स में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी इस खास चर्चा में ये तमाम समस्या सरकार तक पहुंचे, इस पर बातचीत कर रहे थे। तमाम खास मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय का अभाव है, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी देवभूमि पर चर्चा में हिमाचल प्रदेश के कुछ अहम मुद्दों के साथ। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।